A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ को, तो हम साइंस एमसीक्यूज़ के थ्रू साइंस को रिवाइज कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. सो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो कुछ आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे. किसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं? क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून टू सेप्टेम्बर और कॉल्ड रबी क्रॉप. तो रबी क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है कि रबी क्रॉप क्या होती है. जो जून से लेकर सितंबर तक आती है उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं. सुपर फॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, सेकेंड स्टेटमेंट है. थर्ड है मैन्योर हैज़ नथिंग टू डू विद द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो सॉइल जो होती है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर कितना पानी है और कितना पानी वो रिटेन कर सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा मैन्योर का, खाद का हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. एंड फोर्थ इज 2,4-D इज अ वीडीसाइड. ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. रबी और खरीफ और जायद की तीन तरीके की क्रॉप्स होती है, मैंने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है. तो आप बताइए कि पहला स्टेटमेंट गलत है या सही है. फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सी स्टेटमेंट. सी स्टेटमेंट तो टोटली गलत है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है, कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम मैन्योर का सिलेक्शन करते हैं कि कौन से तरीके की खाद जो है मिट्टी को देनी चाहिए. अगर आप मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है तो खाद की टाइप चेंज हो जाएगी. तो पहला स्टेटमेंट मतलब सी स्टेटमेंट तो टोटली इनकरेक्ट है. तो देखिए सी कहाँ पर है. अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट भी मालूम है तो आपको पता चल जाएगा कि सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और पहला स्टेटमेंट भी इज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी स्टेटमेंट. रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप, ये आपको सारा डिफरेंस मालूम होगा. तो ए और सी जो होता है इनकरेक्ट हो जाता है. एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं खरीफ और रबी क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है. खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम रेनी सीजन में लगाते हैं. इसमें कौन सा टाइम पीरियड दिया गया था? जून टू सितंबर. तो जून टू सितंबर में जो रेनी सीजन में क्रॉप्स लगती है उनको खरीफ कहा जाता है. रबी क्रॉप्स वो होती है जो विंटर सीजन में लगाई जाती है. तो विंटर सीजन कौन सा है? अक्टूबर टू मार्च. जब सर्दियाँ पड़ रही हैं हमारे इंडिया में, उस टाइम पे जो फसलें लगाई जा रही हैं उनको हम रबी क्रॉप कहते हैं. जिसमें से सबसे कॉमन आता है व्हीट. देखिए व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड मतलब सरसों, गेहूँ, चना, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं. और जब बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पे कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, जिसमें लगाया जाता है सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, ये सारी चीज़ें जो हैं लगाई जाती हैं. पैडी, मेज, राइट. तो ये आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ लीजिएगा. बाकी की जो मैंने आपको फर्टिलाइजर की टाइप होती है जो होती है वो सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है. दिस ऑल यू कैन रीड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पार्ट. मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो होता है वो बेटर फर्टिलाइजेशन बेटर देन द फर्टिलाइजर. देखिए फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन मैन्योर जो होता है खाद होता है. तो केमिकल कंपाउंड से ये अलग होता है और ये बेटर होता है. ठीक है. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना पानी होल्ड कर सकती है हमारी सॉइल, सॉइल के अंदर कितने पोर्स है, और सॉइल का फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होता है उसको भी ये इंक्रीज करता है. राइट. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ लीजिए. अगला सवाल जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एलईडी के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है. तो आपको बताना है एलईडी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ट्रू स्टेटमेंट्स इसमें पूछे जा रहे हैं एलईडी के. तो पहला स्टेटमेंट कहता है लॉन्गर एलईडी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. पहला ये कहता है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, क्लास 7 या 8 की एनसीईआरटी में एलईडी के बारे में पढ़ा था हमने. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एलईडी का जो लंबे वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. ठीक है. जो लंबे वाला लॉन्गर एलईडी जो होगी. तो फुल फॉर्म ऑफ एलईडी जो होती है लाइट एमिटिंग डिवाइस. तो ये तो आपको पता चल जाएगा यही यहीं पे इनकरेक्ट है. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. लाइट एमिटिंग डायोड. ओके. तो ट्रू नहीं हो सकता ये. एलईडीज आर हैविली डोप्ड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं ये. एंड इट वर्क्स विद अ वेरी वीक करंट. तो बहुत कम करंट होता है उसके साथ भी ये काम कर लेती है. चार तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं. आपसे पूछा जा रहा है ट्रू कौन कौन सा है. तो अब आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट तो मिल गया, बी तो ट्रू नहीं है. तो अब आप देख लीजिए बी कहाँ पर है. बी एंड डी आर करेक्ट. नो. डी एंड सी आर करेक्ट हो सकता है. ए सी डी अनकरेक्ट, ये भी हो सकता है. जो हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बी स्टेटमेंट गलत है. तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. राइट. देखिए ए सी डी आर करेक्ट. एलईडी क्या होती है? एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं. ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं.
जिसमें कि जो लॉन्गर एलईडीज़ होती हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होंगी, वीक इलेक्ट्रिक करंट पर भी एलईडीज़ काम करते हैं। ये सारी की सारी बातें हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी। एनसीईआरटी का जो फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर था क्लास 6, 7, एनसीईआरटी क्लास 8, तो क्लास 8 वाली एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब आपने देखा होगा कि कुछ डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बिना पानी पिए काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। पानी उनको चाहिए होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट वाटर जो रह सकता है कौन है, वो जिराफ है, कैमल है, कैंगरू है या कैंगरू रैट है। कैंगरू रैट, कैमल, देखिए कैमल हमारे इंडिया में पाया जाता है तो हम सोच सकते हैं कैमल, कुछ लोगों ने हो सकता है इसका जवाब जो है गलत मार्क किया हो, बट एक्सेप्शन जो है कैंगरू रैट है, जो एक चूहा है, एक चूहे की प्रजाति है, कैंगरू रैट उसको बोला जाता है। ये जो है हम जब एक्सेप्शंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो उसमें भी इसका मेंशन होता है। कैमल भी बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, लेकिन कैंगरू रैट जो है इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। तो ये जो सवाल है यूपी पीसीएस में 2018 में पूछा गया था, एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि जो कैंगरू रैट्स होते हैं दे आर स्मॉल मोस्टली नॉक्टर्नल रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके दांत होते हैं आगे वाले जिससे वो काट सकते हैं चीज़ों को। नॉक्टर्नल का मतलब रात को निकलते हैं। तो ये जो नॉक्टर्नल एनिमल है, देखिए इसका फोटो भी लगा हुआ है, ये देखिए ये कैंगरू रैट है, ये ज़मीन के अंदर रहता है और बहुत दिन तक जो है बिना पानी के रह सकता है। ओके, आप एक्सप्लेनेशन पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अगला जो सवाल है वो भी यूपी पीसीएस के 2018 में पूछा गया सवाल था। इसमें आपसे पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा गया था। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम पे भी मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, पॉल्यूटेंट के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया था आपको, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी मैं आपको बताती रहती हूँ। जब हम एनवायरनमेंट की क्लास शुरू करेंगे तब भी मैं आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को अलग से पढ़ाऊंगी, तब भी उसमें हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में ये पूछ रहा है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो एज इट इज, जैसे उनका एमिशन हुआ वो पॉल्यूटेंट है, लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एज इट इज पॉल्यूटेंट नहीं होते, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फ्लाई ऐश, ये तो प्राइमरी सोर्स से निकल रहे हैं, लेकिन स्मोक प्लस फॉग वो कब बनता है, जब फॉग होगा और उस जगह पे बनेगा जहाँ पे स्मोक होगा। ठीक है, स्मोक होना भी वहाँ पे ज़रूरी है। ओके, स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन है स्मॉग। तो ये एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पे फॉर्म नहीं हो रहा, ये दो चीज़ों के रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। आसान सवाल था, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके ये जो पीसीएस एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम है, वो सीधा सवालों को उठा रहे हैं, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा लेते हैं या तो एनसीईआरटी से सीधा सवालों को उठाते हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, यू कैन टोटली सी। स्मॉग इज एन एयर पॉल्यूटेंट दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। स्मॉग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉग आपको उन जगहों पे देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी स्मोक वाला पॉल्यूशन है। तो जहाँ स्मोक होगा वहीं स्मॉग बन पाएगा, जहाँ पे स्मोक नहीं है सिर्फ फॉग है तो स्मॉग की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्मोक जो है यूजुअली कम फ्रॉम द बर्निंग कोल। स्मॉग वाज कॉमनली इन इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में आपको स्मॉग देखने को मिलता है, राइट। बाकी की चीज़ें आप जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जब अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो सन के साथ रिएक्ट करती है विद नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है, मैंने आपको बताया था। फोटोकेमिकल स्मॉग में और जो जनरल वाला स्मॉग होता है उन दोनों में डिफरेंस होता है। एक स्मॉग होता है, एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, दोनों की फॉर्मेशन जो है अलग अलग होती है। द फॉग forms in the morning when a large number of people are driving their vehicles to work and nitrogen oxide emit from the car engine। तो ये जब combine होती है, come in atmosphere which combine with the water to form nitric acid बनाती है और react जब वो sunlight के साथ करता है तब ये photochemical smog का formation होता है। आखिरी सवाल जो है इस सेट का, इसमें आपसे यूपी पीसीएस 2018 में ही पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। बहुत अच्छा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि इकोसिस्टम जो है इन 4 इकोसिस्टम में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। ओशन वाला इकोसिस्टम जिसे मरीन इकोसिस्टम कहा जाता है, फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम, माउंटेन वाला इकोसिस्टम या डेजर्ट वाला इकोसिस्टम। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। तो इकोसिस्टम में से ये चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम माना जाएगा। देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही हार्श
इन्वायरमेंट है वहाँ पे, माउंटेन्स जो हैं वो भी डिफ़िकल्ट है, फॉरेस्ट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ओशन इकोसिस्टम। क्या पैरामीटर्स होते हैं स्टेबिलिटी के, ये हम देख लेते हैं। देखिए 2 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिलियंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इकोसिस्टम की एबिलिटी टू रिमेन स्टेबल, उस वाले पर्टिकुलर एक तरीके के कंडीशंस में वो स्टेबल बना रहेगा, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ कोई भी फैक्टर आएगा। रेजिलियंस क्या होता है, इज द स्पीड एट विच एन इकोसिस्टम रिकवर्स फ्रॉम अ डिस्टर्बेंस। कोई भी डिस्टर्बेंस आया तो जितना स्टेबिलिटी वो मेंटेन कर पाएगा वो उसका रेजिस्टेंट है। रेजिलियंस होता है कि भाई कोई आया डिस्टर्बेंस, उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया इकोसिस्टम को, तो वो कितनी जल्दी रीबैक करेगा, रीबाउंड करेगा, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। तो अगर आप ये देखिए माउंटेन और डेजर्ट के केस में आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई चीज़ ने, कोई डिस्टर्बेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया चीज़ों को, तो उसको रीप्लेनिश होने में बहुत टाइम लग जाता है, फॉरेस्ट के केस में भी। बट मरीन इकोसिस्टम में क्या है, वाटर है, तो मरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स दे आर द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। So first is to maintain a diversity of plant and animal in an ecosystem. Not only does this marine ecosystem have high diversity and have high trophic level too. तो उनके अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आता भी है तो जो रेस्ट ऑफ द स्पीशी है या रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स है वो उसको टेक केयर कर लेती है इन केस ऑफ मरीन इकोसिस्टम। बट इन द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम अगर डिस्टर्बेंस आता है तो उनको रेजिलियंस जो है उसकी कम होती है। तो दैट्स इट, ये कुछ सवाल थे इस सेट के। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी काफ़ी सारी लर्निंग भी हुई होगी। अगेन आई एम सेइंग कुछ टॉपिक्स जो है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एनवायरमेंटल सीरीज ऑल्सो। तो उसमें मैं आपको बेसिक्स के साथ पढ़ाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको साइंस में बहुत बेसिक के साथ पढ़ाया और फिर क्वेश्चंस लिए। तो सिमिलरली मैं अपनी सीरीज में आपको बहुत बेसिक्स के साथ एनवायरमेंट पढ़ाऊंगी एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली स्प्रेड द वर्ड ऑल्सो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बाकी लोगों को भी बताएं। थैंक्स।